दोस्तों, क्या आपने कभी रुक के सोचा है कि हु एम आई, या फिर जब हम बोलते हैं कि दिस इज माई बॉडी, तो हु और व्हाट इज लेइंग क्लेम ऑन दिस बॉडी। और अगर हम सिर्फ बॉडी हैं तो व्हाई नॉट से आई एम दिस बॉडी। और अगर वो माइंड है जो कि बॉडी को क्लेम कर रहा है, तो व्हाई डू वी से थिंग्स लाइक माई माइंड एंड माई थॉट्स। एंड अगेन, हु इज इट दैट इज लेइंग क्लेम ऑन द माइंड इटसेल्फ। सो हम ये बोल सकते हैं कि आई एम नॉट माई बॉडी एंड आई एम नॉट इवन माई माइंड। तो फिर हु इज दिस आई? हम बिलीव करते हैं दैट इट एग्जिस्ट एंड इट गोज बाय वेरियस नेम्स लाइक आत्मा, स्पिरिट, सोल, कंसाइंस, रूह एंड व्हाट नॉट, बट नो वन एक्चुअली नोज व्हाट एग्जैक्टली इज इट। एंड इन दिस रिगार्ड मुझे सांख्य दर्शन का फ्रेमवर्क काफी इंट्रिगिंग लगा एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। बट बिफोर वी स्टार्ट, I just want to say that it's not only my personal interpretation and I am far from being an expert on the subject. मैं सिर्फ एक explorer हूँ, simply following in the footsteps of the wiser. So feel free to correct me. I always appreciate a healthy dialogue. And if you want to know, my name is Mohit and I have been a writer and an aspiring author for 10 years now. I am a seeker and a student of Indian philosophy. तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, 2500 ईयर्स अगो एक इंडियन फिलोसोफर या दार्शनिक ने एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जो आज भी हमें रियलिटी को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। एंड व्हेन आई से इट वाज डेवलप्ड, इट डजंट मीन दैट इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कपिल मुनि, क्योंकि सांख्य फिलोसफी का मेंशन भगवत गीता में भी आता है एज सांख्य योग एंड गीता डेट्स बैक टू इवन फर्दर। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सांख्य क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या होते हैं, यूनिवर्स का ओरिजिन विदाउट गॉड, क्रिएशन के 25 तत्व कौन से हैं, व्हाट आर माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस, द कॉज ऑफ आवर सफरिंग and the relevance of Sankhya in our modern world. Now when we talk about the Big Bang, it says that even time and space came into existence after the expansion, and no one actually knows what was before that. Maybe there was nothing, or perhaps there was only energy. The one answer is that we don't know. और सांख्य दर्शन बोलता है कि क्रिएशन से पहले there was a vast silent nothingness. No light, no sound, no space and no time. Sounds like something we already know, the quantum world, where the laws of physics don't hold. Anyways, उस nothingness में दो चीजें existing थी, पुरुष एंड प्रकृति। अब दोस्तों, पुरुष का हिंदी में मीनिंग होता है आदमी या मैन, और प्रकृति का मीनिंग है नेचर। नाउ दिस टर्मिनोलॉजीज कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग सिंस these words have evolved in their meanings in modern हिंदी। और मैं भी काफी कंफ्यूज था जब मैं सांख्य के बारे में पढ़ रहा था। बट सांख्य दर्शन में पुरुष मीन्स द इटर्नल विटनेस एंड प्रकृति मीन्स द इटर्नल पोटेंशियल। पुरुष को हम कॉन्शियसनेस या ऑब्जर्वर की तरह भी समझ सकते हैं, और प्रकृति को हम प्राइमोर्डियल एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी की तरह भी समझ सकते हैं। एंड इनिशियली इनके बीच ना कोई इंटरेक्शन और ना ही कोई रिलेशन। इमेजिन अ सीड जस्ट लाइंग क्लोज टू अ पॉट ऑफ सॉइल। इट ओनली स्प्राउट्स when the seed comes in contact with the soil. But इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लांट कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। It always existed in the seed, it just needed interaction. और सांख्य भी यही बोलता है, प्रकृति एंड पुरुष दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट ओनली उनके इंटरेक्शन से जब पुरुष की प्रेजेंस से प्रकृति में डिस्टर्बेंस हुआ तब क्रिएशन स्टार्ट हुई। बेसिकली इट मीन्स व्हेन कॉन्शियसनेस इंटरेक्ट्स विद दिस प्राइमोर्डियल एनर्जी और पोटेंशियल, एवरीथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए पुरुष और प्रकृति को और अच्छे से समझना जरूरी है। एंड आई मस्ट एग्री दैट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व इट देन मे बी देयर इज अ चांस। तो ये पुरुष है क्या? इमेजिन दैट यू गॉट एंग्री, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स you tell to yourself, yaar, I got angry again, or I shouldn't have said that. Now, what did you notice here? Yes, you might have guessed it. You observed your anger objectively. In that moment, you were separate from your anger. You were the witness of the emotion, not the emotion itself. और इस witness को ही पुरुष कहा गया है. And by definition, पुरुष doesn't think, it doesn't act, it doesn't change, feel or get affected. पुरुष is simply the awareness. Today in neurosciences, we have realized one thing, that no matter how deeply we study the brain, the I that experiences cannot be found inside it. और philosophy इसे कहती है the hard problem of consciousness. And many people today admit that consciousness cannot be the product of matter. It can exist independently. Now moving on to Prakriti.
प्रकृति इज द अपोजिट ऑफ पुरुष। अगर पुरुष स्टिलनेस है तो प्रकृति मूवमेंट है। अगर पुरुष अवेयरनेस है तो प्रकृति इज एवरीथिंग दैट कैन बी नोन। नाउ प्रकृति इन सांख्य दर्शन इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 गुणास: सत्व, रजस एंड तमस. Sattva literally means purity, clarity and knowledge. Rajas means activity, desire and passion, while tamas means ignorance and confusion. Basically, it says that the whole creation has all these 3 qualities in certain quantities, and that makes everything and anything goodness driven, passion driven and ignorance driven. अब सांख्य बोलता है कि जब पुरुष और प्रकृति का इंटरेक्शन होता है तब क्रिएशन स्टार्ट होती है, and that creation unfolds in a sequence like a software program unpacking. The first cause is the Prakriti or the primordial energy, and from it evolves Mahat or Buddhi or cosmic intelligence, the ultimate clarity or wisdom. Then comes Ahankar or ego, which is the sense of I in all of us. Ego is then followed by mind, and that is the coordinator, जिसका काम है सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करना. देन द माइंड इज फॉलोड बाय द 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज कॉल्ड एज द ज्ञानेंद्रियास, नेमली हियरिंग, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल. देन वी हैव द 5 सेंसेस ऑफ एक्शन कॉल्ड द कर्मेंद्रियास, दैट आर हैंड्स, फीट, माउथ, reproductive and excretory organs. Then we have the 5 subtle elements called tanmantras, and they are sound, touch, form, taste and smell. Then we have the 5 gross elements, and they are space, air, fire, water and earth. ये वो मैटर है जो हम देख सकते हैं. तो दोस्तों ये तो क्रिएशन का ओवरव्यू था अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन. लेकिन आप पूछेंगे कि हाउ इट कैन हेल्प अस और इज इट सिंपली फॉर नॉलेज. तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट इट हैज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एज वेल, क्योंकि सांख्य दर्शन एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि क्रिएशन को भगवान से एसोसिएट नहीं करती, फिर भी कई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का आंसर देती है, जैसे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, which is basically the main question in any Indian school of philosophy. So how does सांख्य दर्शन explain suffering? सांख्य दर्शन कहता है कि दुख का एक ही रीजन है, पुरुष forgetting that it is पुरुष, when consciousness mistakenly identifies itself with prakriti, that is emotions, thoughts, body, identity, fears and desires, and it is when suffering starts. जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो उस केस में हम अपने आप को उस इवेंट से आइडेंटिफाई करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि वी आर नॉट दैट इवेंट. द विटनेस डिडंट चेंज, द कॉन्शियसनेस इज स्टिल द सेम. द प्रकृति अराउंड द विटनेस हैज चेंज्ड एंड इट हैज नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द विटनेस, ओनली दैट विच वी अलाउ टू इम्पैक्ट अस, एंड दिस क्लैरिटी अलोन कैन फ्री अस. दोस्तों, सांख्य का फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन काफी सिंपल है, and that is disidentification. For us to remember that I am not this mind, but I am aware of this mind. Thoughts come and thoughts go. Emotions come and emotions go. Even our body changes. लेकिन जो पुरुष या consciousness या फिर awareness, whatever you want to call it, remains unchanged. And such identification of the self leads us to true freedom. Now, even when we talk about the observer and the observed, philosophy tells us that whatever is observed is only a manifestation of reality. The mind manifests it and then the observer observes it. Even in quantum physics, the observer effect tells us that the particles behave differently when observed. Neuroscience admits that the brain cannot explain the source of consciousness, perhaps because consciousness is fundamental, not produced. And that's what Sankhya Darshan also tells us, that Purush exists independent of Prakriti. Science also tells us that the universe emerges from a disturbance in a primordial field, much like Purush disturbing Prakriti. Now, isn't that strange? How a 2500-year-old philosophical framework, though it might differ in terminologies, sounds somewhat similar in the idea. Anyways, the objective is not to impose philosophy over science or to compare them. Our objective is to understand Sankhya philosophy as to free ourselves in the mind. Today, most of us are struggling with identity crisis more than ever before. But Sankhya gives us a radical insight. Nothing you experience is actually you. Not your failures, not your heartbreaks, not your anxiety, and not even your thoughts. And I hope this idea helps you. Thank you for being here. Like this video if you found it insightful, as it will help me reach more people. Subscribe if you want to keep seeing more such videos. I will see you in the next video with another such topic to spark your curiosity. Till then, take care, be happy and be kind.